हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल चैप्टर। इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सारे सेल ऑर्गेनल्स। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे आज के लेक्चर। सेल वॉल। मूविंग ऑन टू वेरी first component of the cell, that is cell wall. What is cell wall? Cell wall is the structure that is present in the plant cell. It is the outermost layer of plant cell. It is a structure which is present only in plant cell. Plant cell में ही दिखता है और एनिमल सेल में ये जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होता है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो है ये कंप्लीटली नॉन लिविंग पार्ट है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो सेल को अपना शेप प्रोवाइड करता है। फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सोल्यूट। सेल वॉल के अंदर से कोई भी चीज है, सेल वॉल के थ्रू कोई भी चीज है इजीली सेल के अंदर एंटर कर पाएगा, जैसे वाटर हुआ, सोल्यूट्स हुआ, बिकॉज सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड इट इज कंप्लीटली परमिएबल, इट इज फ्रीली परमिएबल। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल है ये बना होता है सेल्यूलोज का, जैसे हमारे बोन्स बने होते हैं कैल्शियम के, उसी तरह प्लांट का सेल वॉल जो है वो बना होता है सेल्यूलोज। इसके अलावा और कौन से स्ट्रक्चर में सेल वॉल प्रेजेंट है? आपको दिखेगा फंगल सेल में सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल, बट अगर एनिमल सेल के बारे में बात करें, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। अगर फंक्शन के बारे में बात करें सेल वॉल के, सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? ये सेल को रिजिडिटी देता है और डेफिनाइट शेप और स्ट्रक्चर देता है। सेल वॉल अगर नहीं होता प्लांट सेल में, प्लांट सेल को रिजिडिटी देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्लांट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंप्लीटली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और उसमें अलग अलग डैमेजेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और ये सेल वॉल प्लांट सेल को कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है, कंप्लीट शेप देता है, और प्लांट सेल को जो डेफिनाइट शेप जो है वो सेल वॉल ही प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी सेल। सो plant cell, in plant cell the outermost layer is cell wall. It gives rigidity and definite shape and structure to the plant cell. It gives protection to the plant cell. If I'm talking about the composition, plant cell wall is made up of cellulose. It is the outermost layer of plant cell and it is non-living and rigid structure. So we discussed about plant cell wall, specifically cell wall. Let us go through the question. What are the questions given over here? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है? प्लांट का सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज से बना हुआ है। व्हाई डू एनिमल सेल नॉट हैव फिक्स्ड शेप लाइक प्लांट सेल? व्हाट इज द रीजन? एनिमल सेल को फिक्स्ड शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसलिए एनिमल सेल में फिक्स्ड शेप सेल को प्रोवाइड नहीं किया जाता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane, it is also called as cell membrane. What is plasma membrane called as? It is also called as cell membrane. It is the outermost layer. Like I told you, in animal cell wall is absent. So plasma membrane जो है ये animal cell का outermost layer form करता है. And plant cell में cell wall के बाद जो next layer है वो plasma membrane का होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लिविंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने सेल वॉल के बारे में बात करी, सेल वॉल में क्या देखा था? सेल वॉल इट इज नॉन लिविंग, फ्रीली परमिएबल स्ट्रक्चर एंड इट इज वेरी रिजिड स्ट्रक्चर। बट अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ही थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है और लिविंग कंपोनेंट से बना हुआ है। लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल. इट इज सेमी परमिएबल. इफ यू रिमेंबर सेल वॉल, इट वाज freely permeable, but plasma membrane is semi permeable and it consists of very fine pores. What is the composition of plasma membrane? Plasma membrane is made up of lipoprotein. किसका बना हुआ है plasma membrane? Plasma membrane बना हुआ है lipoprotein layer से. Lipoprotein, what is lipoprotein? Lipids and proteins. If you will see this diagram, you can see this is lipid layer. ये जो part है, this are lipid layer. So you can see this is lipid layer and there is a phosphate present at the head region. So phosphate and lipid जो है ये tail part जो है ये lipid का बना हुआ है and ये दोनों दो components form करते हैं, इसलिए phospholipid bilayer. और बीच बीच में आप देख सकते हो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन हुआ, इंटीग्रल प्रोटीन हुआ, ठीक है। तो ये सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है उसमें लिखा होता है कि इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन?
Plasma membrane separates the cell content from its surrounding cell. So this is a cell, okay, and here this is a cell. So you can see this plasma membrane, this is cell number 1, this is cell number 2. Plasma membrane जो है ये cell number 1 को cell number 2 से separate करता है. सेम वे सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनल्स को भी बाकी के ऑर्गेनल से सेपरेट करता है उसके मेम्ब्रेन्स. अलाउ सब्सटेंस टू एंटर एंड लीव द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजें जो है वो सेल के अंदर एंटर करती है और सेम वे एग्जिट भी करता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीजों को सिलेक्ट करके अंदर बाहर किया जाता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. Regulates entry of certain solutes and ions. Like I told you, it is called a selectively permeable membrane. So it can select which substances to be allowed to enter into the cell. कौन से substance को बाहर जाने अलाउ करना है, कौन से substance को अंदर आने अलाउ करना है. तो select करके substance के entry और exit करवाता है. Maintains shape of animal cell. Animal cell में cell wall तो नहीं है, तो animal cell को shape कौन देता है? Animal cell को shape देता है plasma membrane. Okay, are you clear till here? Plasma membrane, it is the outermost layer of animal cell. It is also called as cell membrane. It is also called as selectively permeable membrane. Outermost layer of animal cell, and in plant cell it is present after cell wall. Plasma membrane living होता है, thin होता है, बहुत ही flexible layer होते हैं, semi permeable होता है, उनमें छोटे छोटे pores होते हैं जिनमें से चीजें अंदर बाहर करते हैं. जैसे वाटर मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, गैसियस मूवमेंट होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स. If I am talking about the function of plasma membrane, what is the main function of plasma membrane? It will separate the cell content from the surrounding cell structure से cell के कंटेंट्स को सेपरेट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, चीजों को अलाउ करता है अंदर बाहर करने में सेल में. इट इज एक्टिंग लाइक अ गेट basically. Regulates the entry of certain solutes and ions, maintains the shape of animal cell. Now like we have gone through plasma membrane, there are few questions related to plasma membrane. Plasma membrane is freely permeable like cell wall. Is it true or false? What is the answer? The answer is plasma membrane is freely permeable like cell wall. The answer is false. It is selectively permeable or it is semi-permeable. Name the organelle made up of lipoproteins that regulates the entry and leaves the cell and regulates what enters and leaves the cell. What is that structure? It is plasma membrane. And here are the diagram of plant cell and animal cell. You can see cell membrane. It is the outermost layer of animal cell, but in case of plant cell membrane is present next to cell wall. Cell membrane is present next to cell wall. So this part, this light green part which has been represented by cell membrane. Okay, this is the cell membrane of the cell which is lying next to cell wall in case of plant cell. I hope you are clear with cell membrane or plasma membrane. Moving on to next organelle, that is cytoplasm. Next important component of the cell, not organelle. We have not started with the organelle. It is the next important component of the cell. What is the next important component of cell? It is cytoplasm. Where is cytoplasm present? Cytoplasm जो है ये cell के अंदर present होता है. कहाँ present होता है? Cell के अंदर. जो semi liquid jelly like structure जो है ये cytoplasm है. Cytoplasm, all the materials inside the plasma membrane excluding nucleus. It is cytoplasm, a mixture of water with soluble inorganic and organic compounds, contains various cell organelles. So all the cell organelles, they are embedded in the cytoplasm. जितने भी cell organelles है ये cytoplasm में present है. cytoplasm के अंदर water और क्या present है? cytoplasm के अंदर water और बहुत सारे solutes present है, बहुत सारे enzymes present है, जिससे इस cytoplasm के अंदर अलग अलग reactions conduct किया जाता है. Function, site of initial step of respiration, production of pyruvic acid, acts as a medium in which organelles are suspended and functions. Moving on to question part, I need to clear few points. This is cytoplasm which is present inside the cell. Okay, cytoplasm plus nucleus is called as प्रोटोप्लाज्म. सो ये प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं.
प्रोटोप्लाज्म जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो भी प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो भी प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू protoplasm. Cytoplasm plus nucleoplasm is equal to protoplasm. So those protoplasm which is present between plasma membrane and nucleus, it is called as cytoplasm. और जो भी प्रोटोप्लाज्म स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन सेशन. Cytoplasm plus nucleus, it is called as protoplasm. Now, next question. Which stage of respiration occurs in cytoplasm? कौन सा स्टेज है रेस्पिरेशन का जो साइटोप्लाज्म में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है एरोबिक एज वेल एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, बट एरोबिक रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है जहां पर पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है. साइट ऑफ इनिशियल रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो इनिशियल स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में होगा, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पूरा ही साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है. Moving on to next important organelle, or let us start with the organelle part now. The first important organelle, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is represented as ER. What is endoplasmic reticulum represented? It is represented as ER. Structure. Let us talk about the structure of endoplasmic reticulum. An irregular network of semi-permeable, single membrane tubules, continuous with both plasma membrane and nuclear membrane, may be smooth or rough. Rough endoplasmic are attached. Rough ER has attached ribosome. So endoplasmic reticulum एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और कहां पर एंड होता है? वो एंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. जैसे अगर यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करो, दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से कनेक्ट हो स्टार्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होने वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बनता है सिंगल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल से. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. What is rough endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic reticulum is that endoplasmic reticulum which consists of ribosomes. So अब यहाँ देख सकते हो ये जो पार्ट है यहाँ पर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स देखने मिलता है. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स है इन्हें बोलते हैं राइबोसोम. तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोल सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो जैसे अगर आप इन स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर देखने मिलता है और वो ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है राइबोसोम. और वही ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर एब्सेंट होता है. फंक्शन, प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर दी सेल. सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है, तो एक काइंड ऑफ वो सेल को फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन फॉर्मेशन. Rough endoplasmic reticulum is mainly involved in protein formation and smooth endoplasmic reticulum is mainly involved in fats formation. Okay, rough endoplasmic reticulum is involved in protein formation whereas smooth endoplasmic reticulum is involved in fat formation. Are you clear till here? Endoplasmic reticulum, what all important points we discussed regarding endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum को बोला जाता है ER. ER के दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिखा जाता है RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिखा जाता है SER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है? क्योंकि
वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और उनका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या एब्सेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है, सो इसीलिए उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है SER। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स में। इन जनरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा, इन जनरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट टू द सेल। Let us go through the questions. Which organelle is formed of an irregular network of tubular double membrane? It is endoplasmic reticulum. It is endoplasmic reticulum. What do the letters SER and RER stand for? SER stand for smooth endoplasmic reticulum and RER forms the rough endoplasmic reticulum. So this endoplasmic reticulum is double membrane structure. It is not a single membrane structure. Please remember this. Moving on to next important organelle, that is mitochondria. What is the next important organelle? It is mitochondria. अगेन माइटोकॉन्ड्रिया भी कितने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यू कैन सी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। वेरियस शेप यूजुअली सॉसेज लाइक डबल वॉल्ड इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू क्रिस्टे। सो दिस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट शोज फिंगर जैसे प्रोजेक्शन, जैसे ऐसे दिखता है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टे। सो इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। They have their own DNA and ribosomes. A very important point. Mitochondria एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। यूजुअली हमने क्या देखा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, बट ये जो ऑर्गेनल है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, बट यूजुअली ये जो ऑर्गेनल है, ये ऑर्गेनल में हम देख सकते हैं इनका खुद का अपना अलग से डीएनए प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, इनमें खुद से अलग से राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। Possess their own DNA, contain several genes, also contain their own ribosome. Very important. These 2 points are very important. They have their own DNA, they have their own ribosomes. The inner membrane is called as cristae, which is folded structure. Function of mitochondria. Mitochondria is mainly responsible for production of energy, and here they undergo a respiration which is called as aerobic respiration. What is aerobic respiration? वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, वो रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हमने जब साइटोप्लाज्म डिस्कस किया था, हमने साइटोप्लाज्म में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म में कुछ रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो इनिशियल रिएक्शन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और बाकी के जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीटली साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्या रीजन है, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है, और ऑक्सीजन ना होने के कारण उसके आगे का जो रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो सकता है, वो पूरा ही साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ऑन अदर हैंड एरोबिक रेस्पिरेशन पार्ट ऑफ रिएक्शन, दैट इज पार्ट ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज फॉर्म। पायरुविक एसिड जो फॉर्मेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होगा। फिर पायरुविक एसिड से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है जिसको बोला जाता है एसिटिल कोएंजाइम है। वो एसिटिल कोएंजाइम है जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पर आगे का रिएक्शन कंडक्ट होगा, जिससे एनर्जी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो रेस्पिरेशन से मेनली क्या क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सेल करते हैं, और एनर्जी जो बनता है, हम हमारे डेली एक्टिविटीज के लिए जो भी एनर्जी लगता है, वो जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो एनर्जी बनता है इसको स्टोर किया जाता है, किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। किसके फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of ATP, in the form of ATP. Energy is stored in the form of ATP, and ATP is called as energy currency of the cell. What is ATP called as? ATP is called as
energy currency of the cell. And what is mitochondria called as? Mitochondria is called as powerhouse of the cell. What are the important points regarding mitochondria? Let us go through it once again. Mitochondria, it is made up of two membrane. Outer membrane is porous, inner membrane is deeply folded, and it forms a finger-like projection which is called as cristae. और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्रिस्टे के कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा स्पेस मिलता है जिसके कारण वहां पर रिएक्शन कंडक्ट हो सकता है. इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है इसमें, और अपना राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है. इसीलिए अपना रिएक्शन, काफी कुछ रिएक्शंस जो है ये खुद से मैनेज कर सकता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. रेस्पिरेशन में कौन सा रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन होता है? मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन. दोनों रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और वो बनाता है एनर्जी, और वो एनर्जी को स्टोर किया जाता है. किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और वही एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन. Which cell organelle helps in respiration and is called as powerhouse of the cell? It is none other than mitochondria. Name the folds present on the inner membrane of mitochondria. What it is called as? It is called as cristae. What it is called as? It is called as cristae. Next, moving on to next organelle, which is called as Golgi apparatus, also known as dictyosome in plant cell. So this organelle, called as Golgi apparatus in animal cell, dictyosome in plant cell, sac of flattened membrane sacs which is called as cisternae. Remember this, ये जो membranes है, ये जो stacks है, इसको ऐसे इसे क्या बोला जाता है? cisternae. और माइटोकॉन्ड्रिया में जो finger like projection था उसे क्या बोला जाता था? cristae. Both are different. This is cisternae and that is cristae. Golgi apparatus, the name is बिग इनफ, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में नाम बड़ा है, तो कैसे याद रखोगे? सिस्टरने में भी, सिस्टरने इज मोर बिगर इन स्पेलिंग एज कंपेयर टू क्रिस्टे. सो रिमेंबर, गोल्गी apparatus में क्या प्रेजेंट होता है? सिस्टरने प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, और वेसिकल. सो ये जो है, ये ट्यूब्यूल्स है, और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसे क्या बोला जाता है? वेसिकल्स बोला जाता है. Function, they are responsible for synthesis and secretion of enzymes and hormones. आपको जैसे पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है प्रोटीन्स और फैट्स और हार्मोन्स, अलग अलग चीजें बना जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा होता है कि बहुत बार जो भी चीजें बनती है वो पूरी तरह से कंप्लीटली प्रोसेस्ड नहीं होता, पार्शियली प्रोड्यूस्ड रहता है. तो वो पार्शियली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स वगैरह जो भी है उसको गोल्गी के पास भेजा जाता है. गोल्गी में उसका मॉडिफिकेशन होता है, उसका पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग होके उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेटेड ऑर्गेनल के पास. जैसे फॉर एग्जांपल, सेल में ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई प्रोटीन बना दिया, ठीक है? ये प्रोटीन को भेजा जाता है गोल्गी के पास. किसके पास भेजा जाता है? गोल्गी के पास मॉडिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. गोल्गी में उनका मॉडिफिकेशन होता है और टारगेटेड रीजन के पास उसको भेजा जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है वैक्यूल. तो वैक्यूल में कोई केमिकल की रिक्वायरमेंट है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे बनाएगा, पार्शियली बना के गोल्गी के पास भेजेगा. गोल्गी उसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करके पैकेजिंग करेगा. किसमें पैकेजिंग करेगा? वेसिकल में पैकेजिंग करेगा, और वो वेसिकल से ट्रांसपोर्ट करके वैक्यूल के पास भेजा जाएगा. तो वेसिकल इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसपोर्टिंग वेहिकल, ठीक है? वेसिकल इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल. तो ये वेसिकल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेटेड ऑर्गेनल या टारगेटेड सेल के पास. फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम स्पर्म ओनली इन ह्यूमन एंड एनिमल्स. तो स्पर्म, एक्रोसोम पार्ट ऑफ sperm, it is made up of Golgi apparatus. Okay, and it is also a very important point, it is also responsible for formation of an important organelle which is called as lysosome. Lysosome जो organelle है इसकी formation में Golgi apparatus का बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है,
Let us discuss the question. Tubules of Golgi complex are technically termed as cisternae, microtubules, cristae, vesicles. What are they called as? The tubules of Golgi complex. Tubules of Golgi complex. They are called as cisternae. If they are arranged in stacks, they are called as cisternae. Which organelle is involved in the forming of acrosome of sperm? Which organelle is involved? It is Golgi apparatus. This organelle is named after the scientist. Okay, Golgi is the name of a scientist. Moving on to next organelle, that is ribosomes. Ribosomes कहाँ डिस्कस किया था राइबोसोम के बारे में? राइबोसोम के बारे में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट? सो राइबोसोम इज एन ऑर्गेनल, एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. अब फिलहाल के लिए बस इतना समझो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर आता है बैक्टीरियास. ओके, बस इतना समझना. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम डिफरेंस आगे के क्लास में देखेंगे, मतलब आगे के लेक्चर में देखेंगे, कंटेंट जो भी होगा पीपीटी में. तब तक बस इतना समझ लेना, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. बस राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. Small granules either scattered freely in the cytoplasm or attached to the outer surface of ER. तो सेल में यूजुअली राइबोसोम्स एक तो फ्रीली मूव करते हुए दिखेगा या फिर किसको अटैच होते हुए दिखेगा? यूजुअली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को जुड़े हुए दिखेंगे. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, हम उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं RER. Smaller in prokaryotic cells and larger in eukaryotic cells. Main function, it is the site of protein synthesis. ये ऑर्गेनल जो है राइबोसोम, ये कहाँ बनता है? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल में बनता है, इसका नाम है न्यूक्लियोलस. कहाँ बनता है राइबोसोम? राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस में. कहाँ होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन? न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब देखते हैं which of the following is correctly matched. राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया सिक्रीशन ऑफ एंजाइम. क्या होता है राइबोसोम का मेन फंक्शन? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. फिलिंग द ब्लैंक्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव डैश राइबोसोम कंपेयर टू eukaryotic cell. Prokaryotic cells have smaller ribosome as compared to eukaryotic cell. So ribosome, it is made up of two subunit. ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं larger subunit और नीचे वाला जो है इसे बोला जाता है smaller subunit. तो दो सब यूनिट से राइबोसोम बनता है और राइबोसोम जो है ये मेनली इन्वॉल्व करता है इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट ऑर्गेनल, इट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम is a single membrane structure or double membrane structure? Just check and inform me on the comment. Okay, whether it is single membrane structure or double membrane structure. Lysosome, it's a membranous sac budded off from the Golgi bodies. You remember I had informed you that Golgi bodies or Golgi complex or Golgi apparatus, they are involved in formation of the formation of a very important organelle which is called as lysosome. तो lysosomes जो है ये Golgi apparatus से बनता है. Contain 40 different digestive enzymes. Function, intracellular digestion. What is intracellular digestion? So when दो cells के बीच में अगर कुछ action होता है, we call it as intercellular. Okay, this is called as intercellular. Here we have word intracellular. What we have word over here? Intracellular. Intracellular मतलब सेल के अंदर. What is intracellular? सेल के अंदर. Lysosome is an organelle which is present inside the cell. अगर मानो ये सेल को किसी ने इन्फेक्ट किया, किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया, तो लाइसोसोम अपने आप को ब्रेक करेगा और उसमें ये केमिकल्स को रिलीज करेगा. केमिकल्स को रिलीज करके ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देगा. इससे क्या होता है? आजू बाजू के सेल भी उससे प्रोटेक्टेड रह जाते हैं, उससे बाकी के सेल्स भी बच जाते हैं, क्योंकि ये सेल अगर इन्फेक्टेड है पैथोजन से, चांसेस है कि आजू बाजू में जो सेल्स है उनमें भी वो इन्फेक्शन फैल जाए. तो जैसे ही लाइसोसोम को सिग्नल मिल जाता है कि ये जो सेल है ये इन्फेक्टेड है कि किसी पैथोजन से, ये लाइसोसोम अपने आप को ब्रेक करेगा और उसमें केमिकल्स रिलीज करेगा जिससे ये सेल का पूरा डेथ हो जाता है.
और इसीलिए इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है सुइसाइडल बैग। सुइसाइड करना मतलब खुद को मारना। तो जिस सेल में वो खुद प्रेजेंट है उसी सेल को वो मार देता है। कब मारता है? जब किसी पैथोजन का अटैक होता है, या फिर वो सेल पूरा डैमेज हो चुका है, या सेल का एज हो चुका है, क्योंकि हर सेल का डेथ होता है। तो ऐसे सब सिचुएशन में लाइसोसोम अपने आप को रप्चर करेगा और केमिकल्स जो है वो रिलीज करेगा सेल के अंदर। Destroy foreign substance that enters the cell, rapidly destroys old injured organelles, hence called as suicidal bag. Digest cartilage during the formation of the bone. Why are lysosomes nicknamed as suicidal bag of the cell? Because they are responsible for digesting their own cell when it is infected. Here we have a diagram. See, there is lysosome. Lysosome के अंदर enzyme present है जिसका pH approximately 5 है। 5 pH है, मतलब it is acidic. The enzyme is acidic in nature. तो ये क्या करता है? ये वेसिकल्स को फ्यूज करवाता है अपने साथ, ठीक है। और अब जैसे देखो ये जो ऑर्गेनल ये डैमेज है, तो ये लाइसोसोम उसको एनगल्फ करेगा और उसको ब्रेक डाउन कराएगा। इनके अंदर केमिकल्स रिलीज करेंगे और इस ऑर्गेनल को पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया जाएगा, जिसको बोला जाता है ऑटोफैगोसोम्स। ये प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोफैगोसोम्स। Name the cell organelle responsible for intracellular digestion. It is none other than lysosome. Next component of the cell, which is called as centrosome. Centrosome is a structure which is present only in animal cell. It is not present in plant cell. Structure: a region surrounding centriole located near the nucleus, contains one or two centrioles. Centrioles are surrounded by radiating microtubules that form star during the cell division. This is a structure which is responsible for formation of spindle fiber. देखो आप देख सकते हो ये जो है ये सेंट्रियोल है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल के सराउंडिंग में जो बॉडी है ये पूरा मिला के फॉर्म करता है सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम, सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर हैज बीन एनलार्ज्ड. So this centriole, it is responsible for formation of spindle fiber. क्या बनाता है ये सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स जो है, ये क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। Region surrounding centriole is located near the nucleus. It is called as centrosome. Remember, centriole plus some body which is called as centrosome. Together it is called as centrosome. Initiates and regulates cell division, forms spindle fiber which helps with the help of aster. ये जो है ये this structure is called as aster. Aster represents star. It is representing star. The structure it is like very bright. अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ऐसा लगता है एक स्टार लाइट रेडिएट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एस्टर. अब ये एस्टर से ये फॉर्म क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा स्पिंडल फाइबर, और यही स्पिंडल फाइबर के ऊपर हम देख सकते हैं क्रोमोसोम्स जो अरेंज्ड है। और जब सेल को डिवाइड करना हो, आपको पता हो कि कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करते रहता है ना। सेल्स, नए सेल्स को अगर फॉर्म करना है तो पुराने सेल डिवाइड करता है। तो नए सेल का अगर फॉर्मेशन करना हो तो पुराने सेल से क्रोमोसोम्स को भी सेंड करना होगा नए सेल में। तो नए सेल में क्रोमोसोम को कैसे भेजा जाता है? क्रोमोसोम को भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाता है ताकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेल्स में पास ऑन हो जाए। In plant cell, if a plant cell can be identified from animal cell by absence of centrosome, presence of vacuole, presence of cell membrane. Plant cell can be differentiated from animal cell by absence of centrosome. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, इवन वैक्यूल भी प्रेजेंट है, बट यस प्लांट सेल में बिग वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वेरी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। बट सेंट्रोसोम जो है ये प्लांट सेल में कंप्लीटली एब्सेंट है, बट एनिमल सेल में ये प्रेजेंट है। Assertion: ribosomes are delivery system of the cell. Is this true? Which organelle actually fits that description? Ribosomes जो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, ribosomes are the delivery system of the cell. क्या सही है? राइबोसोम को बोला जाता है delivery system of the cell? नहीं। कौन डिलीवर करता है चीजों को? इट इज दी वेसिकल। जो गोल्गी अपैरेटस के जो वेसिकल है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल इज दी प्लास्टिड. प्लास्टिड इज एन ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ओके।
बहुत सारे टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स है, इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के अगेन टाइप है अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, फिर जेरेनो नहीं सॉरी gerontoplast, it is called as gerontoplast. So these are the different types of plastids. How are they differentiated? Plastids are differentiated into three types. Majorly it is differentiated into three types. Which are the three types? Chromoplast, chloroplast and leucoplast. कितने प्लास्टिड है? प्लास्टिड के कितने टाइप्स है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. सो व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? वो प्लास्टिड जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट है, वो प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट. वर्ड क्रोमो रिप्रेजेंट कलर्ड. ओके. क्लोरोप्लास्ट, जो भी प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, वो प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. और जो भी प्लास्टिड कलरलेस होता है, उनको ना कोई कलर रहता है, ना ग्रीन, ना कलर रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, कोई भी कलर नहीं होगा, बस इट इज कंप्लीटली कलरलेस and it stores certain substances. Such plastids are called as leucoplast. So leucoplast is acting as a main storage organ, storage organelle of the cell. So अब टाइप ल्यूकोप्लास्ट में भी है, जैसे अगर ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होगा तो वो प्लास्टिड को बोला जाए, वो ल्यूकोप्लास्ट को बोला जाएगा प्रोटीनोप्लास्ट. अगर प्लास्टिड के अंदर स्टार्च स्टोर्ड है तो उसे बोला जाएगा अमाइलोप्लास्ट. अगर फैट स्टोर्ड है तो उसे बोला जाएगा इलियोप्लास्ट. So these are the different types of leucoplast based on what type of substance they are storing. Let us first discuss about plastid. Several kinds. Most common are chloroplast with containing green colored pigment called as chlorophyll. Even plastids are double membrane structure with proteinaceous matrix that contain DNA. Even plastids के अंदर भी अपना DNA प्रेजेंट है. इसके अलावा कौन सा ऑर्गेनल हमने डिस्कस किया था जिसमें खुद का DNA और राइबोसोम प्रेजेंट है? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. राइट, यू रिमेंबर. माइटोकॉन्ड्रिया के तरह इवन प्लास्टिड्स में भी अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है. और क्या प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में? प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट डीएनए के अलावा और प्रेजेंट है राइबोसोम. ठीक है, प्लास्टिड्स के अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम अलग से प्रेजेंट है. इसमें भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थाइरोइड कंटेन्स क्लोरोफिल. नाउ फंक्शन, like for example chromoplast. The plants, you can see in plants there are many parts which is very attractive in color. Flowers are very attractive in color, fruits are very attractive in color, there are many vegetables which are attractive in color. So इनको सबको ये कलर कहाँ से मिलता है? इनको कलर प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट के कारण प्लांट्स में जो फ्लावर्स है वो अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके कारण इंसेक्ट्स उसके पास आते हैं. ठीक है, पॉलिनेशन के लिए. देन फ्रूट्स को भी बर्ड्स अट्रैक्ट, फ्रूट्स भी जो है वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे बर्ड्स उन पर फीड करने आते हैं और उनसे वो सीड डिस्पर्सल हो जाता है. सो प्लांट्स में कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट. सो क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फ्लावर में प्रेजेंट होगा, फ्रूट्स में प्रेजेंट होगा. इवन सम लीव्स आल्सो कंटेन क्रोमोप्लास्ट बिकॉज यू कैन सी देयर आर सर्टेन लीव्स विच आर वेरी कलरफुल अपार्ट फ्रॉम ग्रीन. उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसे नहीं है कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट क्लोरोफिल का कंटेंट कम होता है, इसीलिए वो ग्रीन कलर नहीं दिखता है. तो आप सोचोगे क्योंकि अगर क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट, जो भी पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो प्लास्टिड को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. सो लीव्स आर ग्रीन इन कलर. So leaves they undergo photosynthesis. So chloroplast, the main function of chloroplast is photosynthesis. And leucoplast, there is no pigment, their main function is storage. Like I told you, leucoplast में अगर starch store करता है तो हम उसे specifically बोलते हैं amyloplast. अगर leucoplast में फैट स्टोर होता है उसे बोला जाता है इलियोप्लास्ट. अगर प्रोटीन स्टोर होता है तो उसे बोला जाता है प्रोटीनोप्लास्ट. द पिगमेंट not found in plastid, xanthophyll, keratin, anthocyanin, chlorophyll. So एटिस एंथोसायनिन एक पिगमेंट है जो प्लांट प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज एंथोसायनिन. एंथोसायनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो दूसरे ऑर्गेनल में प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स में प्रेजेंट नहीं है. इवन एंथोसायनिन भी प्लांट्स को कलर देता है. ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट के प्लास्टिड में प्रेजेंट नहीं होगा या फिर क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज एंथोसायनिन. रिमेंबर, रिमेनिंग ऑल अदर color providing pigments they are present in chromoplast except
Anthocyanin. We will see where is anthocyanin present, in which organelle it is present. Name the plastid and pigment likely found in ripe tomato and potato cell. बता सकते हो ripe tomato में कौन सा plastid present होगा? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा? कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा? टोमेटो में. राइप टोमेटो, व्हाट इज द कलर? इट इज रेड इन कलर. सो दैट मींस राइप टोमेटो के अंदर कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. और पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पोटैटो इज लाइक कलरलेस पार्ट, इट इन कंसिस्ट ऑफ मेनली स्टार्च. तो पोटैटो के सेल के अंदर कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा? इट विल कंसिस्ट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. आर यू क्लियर टिल हियर? नाउ moving on to next organelle, which is called as next important part of the cell, rather than organelle, a very important component of the cell, which is called as nucleus. Like you know that in human being or in animals, the main controlling center of the body is brain. Brain सभी activity, सभी decision control करता है. But अगर cell level में बात करें, brain is an organ. So वो organ system level में या एक organism के level में brain तो decision ले सकता है. बट अगर सेल के बारे में बात करें, सेल में भी तो कुछ होना चाहिए जो सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करे. कब कौन से एंजाइम्स फॉर्म करना है, कब तक फॉर्म करना है, कब उसके फॉर्मेशन को रोकना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. व्हाट इज न्यूक्लियस? Nucleus is the controlling center of the cell. It is the largest cell organelle, most spherical and dense. Nucleus has, so if you will talk about the structure of nucleus consists of nuclear membrane. What it consists of? Nuclear membrane. Again, nucleus is also double membrane structure. What is nucleus? Nucleus is also double membrane structure. You can see in between the membrane is not continuous. There are certain pores present in the nucleus. These pores are called as nuclear pore. What it is called as? It is called as nuclear pore. So you can see, so this is the nucleus. Okay. So these are the nucleus. So nucleus के अंदर बहुत सी चीजें जो बनते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस से जो भी चीजें बना जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि राइबोसोम जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस से बनता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है विच इज डार्कली स्टेन्ड. यहाँ पर राइबोसोम बनता है. अब ये राइबोसोम यहाँ बनता है, बट ये रहता कहाँ है? ये रहता है साइटोप्लाज्म में. तो ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में कैसा आता है? ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, ये पोर से. ये पोर को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर. ठीक है, ये पोर से होते हुए न्यूक्लियस से चीजें साइटोप्लाज्म में पास किया जाता है. इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है क्रोमैटिन. क्या होता है ये? न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन. जैसे आपके जो भी फीचर्स है, आप कैसे दिखोगे, आपके अंदर के जितने भी कैरेक्टर्स है, ये सब चीजें ये इंफॉर्मेशन स्टोर होता है क्रोमैटिन के अंदर. और यही क्रोमैटिन आगे जाके कंडेंस करके बनता है क्रोमोसोम. जब हमने सेंट्रोसोम वाला पार्ट देखा था, यहाँ देखा था ये क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम किससे बनता है? ये क्रोमोसोम बनता है ये क्रोमैटिन से. ठीक है, ये क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमैटिन से बनता है. ये क्रोमैटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया जाता है. तो जब सेल को डिवाइड करने का कोई मन नहीं है, सेल आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, वो टाइम में सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है ये थ्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन. और जब अब सेल को डिवाइड करने की जरूरत है, सेल को लग रहा है नहीं अब डिवीजन की जरूरत है, वो टाइम में सेल जो है, ये क्रोमैटिन जो है, ये कंडेंस करके ये क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाता है. तो याद रखना, डिवाइडिंग सेल में क्रोमैटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है, और नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमैटिन डीएनए जो है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में. ठीक है, तो डिवाइडिंग सेल में डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में बन जाता है, और नॉन डिवाइडिंग सेल में डीएनए किसके फॉर्म में फॉर्म करता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. Yes, nuclear membrane has pores that allow substance to enter and leave the cell. Contains a network of thread-like chromatin fibers made up of DNA. This chromatin, what it is made up of? Chromatin is made up of DNA. And I told you, DNA, it consists of all the information. आपके जितने भी ancestors है, आपके family, वो सारे information आपके DNA में stored है, जिसके कारण हमारे कुछ कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से रिसेंबल करता है. क्यों रिसेंबल करता है? क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर्ड है. ठीक है, नाउ फंक्शन रेगुलेट्स द सेल फंक्शन. इफ रिमूव द सेल विल डाई. अगर सेल के अंदर से न्यूक्लियस को निकाल दिया तो सेल का डेथ हो जाएगा. कंटेन क्रोमोसोम दैट
द बेयरर ऑफ द जीन दैट कंट्रोल्स हेरिडिटरी कैरेक्टर. व्हाट आर हेरिडिटरी कैरेक्टर? वो कैरेक्टर जो पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग में पास होता है, जो भी कैरेक्टर पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग में पास होता है उस कैरेक्टर को क्या बोला जाता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर. लेट अस डिस्कस दी क्वेश्चंस वन बाय वन. ट्रू और फॉल्स? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. Nuclear membrane, it is absent in bacteria. It is not present in bacteria. When we will discuss the difference between prokaryotic and eukaryotic cell, that time I will show you the diagram. That time you will understand more clearly. So remember, at this current moment, nuclear membrane जो है ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है. क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? ये जो पार्ट है, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. किसमें प्रेजेंट है? प्लांट के सेल में प्रेजेंट है, एनिमल के सेल में प्रेजेंट है, फंगस के सेल में प्रेजेंट है. बट बैक्टीरिया के अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एब्सेंट होगा. व्हाट हैपेंस टू ऑल द सेल इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव? अगर सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दिया तो क्या होगा? सेल का डेथ हो जाएगा. सेल फंक्शन ही नहीं कर पाएगा सही तरीके से सेल को, क्योंकि सेल का मेन कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस है. जैसे एक पर्सन के बॉडी में से ब्रेन को निकाल दो, क्या वो फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. उसी तरह सेल में से अगर न्यूक्लियस को निकाल दिया तो सेल भी फंक्शन नहीं कर पाएगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, न्यूक्लियस को अगर ऑब्जर्व करोगे, न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियोलस. आई एम मेकिंग इट क्लियर. जब आप स्पेसिफिकली न्यूक्लियस को जूम करोगे, न्यूक्लियस को जूम करने के बाद न्यूक्लियस के अंदर जो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस. One or more round shaped structure present inside the nucleus. Main function, if you remember, I had informed you, ribosomes. Formation of ribosomes जो है वो nucleolus में होता है. Participate in protein synthesis by forming and storing RNA. Dictates ribosome to synthesize protein. Which part of the nucleus participate in protein synthesis by forming RNA? It is nucleolus. Name the cell organelles produced in the nucleolus. Again, same thing. It is RNA. Which cell organelle is produced by the nucleolus? It is RNA. So nucleolus से related आपको क्या याद रखना है? Darkly stained structure जो nucleus के अंदर present है, mainly responsible है formation of ribosomes. Moving on to chromatin fiber. So it is something looking like Maggi, but it is not Maggi. It is nucleus. Nucleus के अंदर का structure है. Nucleus के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो लिक्विड कंटेंट है. उस न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन. सो नॉन डिवाइडिंग सेल में मैंने बताया था डीएनए जो है वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा क्रोमैटिन के फॉर्म में. अ नेटवर्क इन द रेस्टिंग न्यूक्लियस दैट कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स. फंक्शन, क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो अब देखो कैसे होता है. ये क्रोमैटिन है. अगर ये क्रोमैटिन को कंडेंस करना है, क्या होता है ना, ये क्रोमैटिन किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है. अब ये डीएनए लाइक 1-1 मीटर लंबा है. 1 मीटर मतलब सोचो एक सेल है, वो सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज मोर माइक्रोस्कोपिक, उससे भी छोटा होगा. और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए, और वो डीएनए होता है 1-1 मीटर लंबा. ठीक है. उसको अब डिवाइड करना, मतलब मुझे ये सेल को, जो मेरा सेल है वो सेल अभी रेडी है डिवाइड करने के लिए. तो 1-1 मीटर लंबा डीएनए को डिवाइड करना कितना मुश्किल हो जाता है. नए सेल में डालना है तो एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, तो दोनों सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन जाना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए सेल को क्या करना पड़ेगा? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे स्ट्रक्चर को कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को ये कंडेंस करके क्या बना देता है? क्रोमोसोम. तो आप अगर इसको ओपन करोगे तो आपको ये ओपन करते हुए ऐसे ही दिखेगा. तो ये देखो, ये क्रोमैटिन है. अगर ये क्रोमैटिन को आप खोलोगे आपको एंड में क्या मिल जाएगा? डीएनए मिल जाएगा. और यही क्रोमैटिन को अगर आप कंडेंस करोगे आपको क्या मिल जाएगा? क्रोमोसोम. ठीक है. ये क्रोमैटिन को खोलते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डीएनए. और ये क्रोमैटिन को आप कंडेंस करते जाओगे, ऐसे बाइंड कर रहे हो, टाइटली बाइंड करके आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, तो ये क्या फॉर्म करेगा? क्रोमोसोम्स. ठीक है. क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम. व्हाट डज क्रोमैटिन कंडेंस? क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. सो क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है डीएनए और प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का क्या काम है? प्रोटीन्स जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक लंबा सा वायर है, उसको हम क्या करते हैं, अगर एक जगह पे रखे रहना है तो हम उसको
रोल करता है, रोल करता है, रोल करता है, रोल करता है, एट द एंड वो ओपन नहीं होना चाहिए, हम कुछ सेलो टेप लगा के रखते हैं, स्टिक करके रखते हैं, है ना, ताकि वो फिर से खुले ना। उसी तरह ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन जब कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, वो टाइम में ये क्रोमोसोम्स बार बार खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। सेल जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक ये क्रोमोसोम ओपन अप नहीं होना चाहिए। तो ये जो भी प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स क्या करता है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो भी है, ये क्या करता है, ये क्लिप के तरह काम करता है, ये उसको पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन हो या क्रोमोसोम, ये किससे बन जाता है, ये बनता है डीएनए और हिस्टोन से। अब देखो ये डीएनए को कैसे ये कॉइल करके ये बनाता है क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन आगे और कंडेंस होके क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स। Chromosomes are composed of RNA threads. True or false? Chromosomes are composed of RNA threads. No, it is made up of DNA threads. So it is false. What do chromatin fiber condense? Why do chromatin fiber condense into during cell division? What do chromatin fibers condense into during cell division? तो cell division के वक्त chromatin fiber से क्या फॉर्म होता है, chromatin fiber से बनता है, क्या बनता है chromatin fiber से cell division के वक्त, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम्स बनता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज वैक्यूल्स। व्हाट इज वैक्यूल, वेयर इज वैक्यूल प्रेजेंट, वैक्यूल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, वैक्यूल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। Next is vacuole. Vacuole is a cell organelle which is present in plant cell and animal cell. But in case of plant cell, the vacuoles are very smaller. Sorry, in case of animal cell, the vacuoles are very small in size. Minute vacuoles present होते हैं, छोटे छोटे vacuoles. बट इन केस ऑफ अगर प्लांट सेल के बारे में बात करें, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एक बड़ा सा वैक्यूल, जिसके कारण न्यूक्लियस वगैरह जो है ये सेंटर साइड में शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। हाउ कैन आई रिमेंबर, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल? यू कैन सी प्लास्टिड। प्लास्टिड इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अगर हमारे बॉडी में प्लास्टिड प्रेजेंट होता तो हम भी ग्रीन दिखता है, राइट, बट हम ग्रीन नहीं दिखते, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल, जिससे सारे न्यूक्लियस जो होता है वो साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। Clear space contain water and other substances. So vacuole consists of water and other substances in solution. Plant cell have large vacuole, whereas animal cell they consist of small and temporary ones. They are covered by membrane. So membrane of vacuole. Vacuole के membrane को specifically क्या बोला जाता है? Tonoplast. Vacuole के membrane को क्या बोला जाता है? Tonoplast. The covering of vacuole it is called as tonoplast. Function, they store water and other substance such as food and waste product. It gives turgidity to the cell. So जैसे एक प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है और वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर्ड है, तो ये क्या करेगा, ये वैक्यूल जो है ये बाहर की तरफ सेल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहता है। It gives turgidity to plant cell and by pressing against the cell wall may contain pigment like anthocyanin. If you remember, in case of plastid, plastid which consists of pigment, we call it as chromoplast. हमने chromoplast में ये बताया था कि एक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा पिगमेंट है वो? एंथोसायानिन। तो ये एंथोसायानिन पिगमेंट जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? वैक्यूल में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है एंथोसायानिन पिगमेंट? इट इज प्रेजेंट इन वैक्यूल। वेयर इज एंथोसायानिन पिगमेंट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन vacuole. Remaining all the other pigments, xanthophylls, carotene, they all are present in chromoplast. Okay, the only pigment that is present in vacuole it is anthocyanin. Let us discuss the question. Before that, just underline tonoplast. Membrane of vacuole it is called as tonoplast. So few important points that you remember, that you should remember about vacuole is प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो लार्ज वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, टेम्पररी वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जैसे इन केस ऑफ अमीबा वगैरह। अमीबा में भी वैक्यूल्स जो है जब जरूरत हो उस वक्त में टेम्पररी वैक्यूल बनाया जाता है। फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद वो वैक्यूल जो है फिर से मेम्ब्रेन के साथ, उनका जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से जब भी रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम में वैक्यूल फॉर्म होता है। स्टोर वाटर एंड अदर सब्सटेंस सच एज फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, जिससे सेल को शेप मेंटेन होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे बोला जाता है एंथोसायानिन।
Which structure give turgidity to plant cell by pressing against cell wall? Which organelle is that? It is vacuole. Name the membrane that covers vacuole. What is the membrane that is covering vacuole called as? It is called as tonoplast. What it is called as? It is called as tonoplast. Now, apart from the cell organelles, there are some small structures that is present inside the cell. Before moving on to granule, remember, so there is a structure which is called as vacuole. Vacuole is a non-living component of the cell. Like plasma membrane was living, mitochondria, every organelle that we discussed, it was living. But vacuole, it is a non-living component of the cell. Similar to vacuole, there are some certain structure that is present inside the cell, which is again non-living. So these are called as cell inclusions. उसमें आता है granules. Granules are structure which is present inside plant and animal cell. Small particle crystals or droplets suspended in the cytoplasm. Store starch in plant cell, glycogen in animal cell, fat globules serving as food for the cell. So granules के अंदर food store होता है. स्टार्च स्टोर होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो भी फूड होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. तो ये जो भी ग्रैन्यूल्स है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स दिखा हुआ है. यहाँ पर आप प्लांट सेल में आपको कौन से ग्रैन्यूल्स दिखेंगे? हमें दिखेंगे जैसे यहाँ पे देखो लिपिड ड्रॉपलेट्स है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, ये सब आते हैं सेल इंक्लूजन के अंदर. What substance is stored in the granules of plant cell versus animal cell? Plant cell में क्या स्टोर होता है? Plant cell में स्टोर होता है स्टार्च, और एनिमल सेल में क्या स्टोर होगा? एनिमल सेल में स्टोर होगा ग्लाइकोजन. Why vacuoles and granules together called as cell inclusion? Because they are non-living component of the cell. Okay, they are present inside the cell, but they are non-living component of the cell. So here we saw, we discussed all the organelles that is present inside the cell. Now let us talk about plant cell and animal cell. We will differentiate between plant cell and animal cell based on whatever content we discussed in this PPT earlier. Okay, there were several organelles that were present in plant cell, few were present in animal cell but not present in plant cell. ये सब के बेसिस में हम लोग differentiate करेंगे plant cell और animal cell को. जैसे पहला पॉइंट है सेल वॉल. सेल वॉल से रिलेटेड डिस्कशन करता है. सेल वॉल जो है हमने देखा था किसमें प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में. एनिमल सेल में प्रेजेंट था क्या? नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं, एब्सेंट था, इट वाज नॉट प्रेजेंट. सो प्लांट सेल, इट इज मेड अप ऑफ डेफिनाइट सेल वॉल called as cellulose, made up of cellulose, and animal cell, they do not consist of cell wall. Centrosome, it was present in plant cell but it is absent in animal cell. Centrosome is absent in plant cell and it is present in animal cell. Vacuole, in case of just now we saw that in plant cell बड़ा सा सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. इन केस ऑफ एनिमल सेल छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और वो टेम्पररी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. प्लास्टिड्स प्लांट सेल में हमेशा प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होगा. अगर हमारे बॉडी में प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता तो हमारा बॉडी भी फोटोसिंथेसिस कर सकता था. साइज यूजुअली लार्ज डिस्टिंक्ट आउटलाइन प्लांट सेल, एनिमल सेल यूजुअली स्मॉल लेस डिस्टिंक्ट. साइटोप्लाज्म नॉट वेरी डेंस, थिन पेरिफेरल लाइनिंग. एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म है डेंस होता है, मोर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है. अ प्लांट सेल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल. कैसे आइडेंटिफाई करोगे प्लांट सेल को एनिमल सेल से? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल देन एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम. दीज 2 पॉइंट्स के बेसिस में हम जो है प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो वो टिक कर सकते हो, और अगर नहीं है तो मोस्टली प्रेफर करना ये ऑप्शन को. अगर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोला हो तो वहां पे आप प्रेफरेंस दे सकते हो उस पॉइंट को. लिस्ट एनी 3 फीचर्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड 1 फाउंड ओनली इन एनिमल सेल. कौन से 3 फीचर्स है जो आपको प्लांट सेल में दिखता है एंड 1 फाउंड ओनली इन एनिमल सेल? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, देन लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल में एब्सेंट हो गया. तो आप देख सकते हो यहाँ एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एग्जामिनेशन के आप ये डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना. हाथ के मार्क्स है, हाथ में मिल सकता है, लेकिन पूरा आप इजीली स्कोर कर सकते हो मार्क्स. ठीक है, आपको मेन डिफरेंशिएट दिखाना है डायग्राम में. जैसे प्लांट सेल में अगर बड़े वैक्यूल ड्रॉ करना है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स ड्रॉ कर लो. प्लांट सेल में सेंटर में बड़ा वैक्यूल और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक पेरिफेरी में शिफ्ट हुआ दिखाना है.
प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड्स को दिखाना है, प्लास्टिड्स को स्पेसिफिकली ग्रीन करे तो क्लोरोप्लास्ट मेंशन कर दो, ठीक है। फिर एनिमल सेल में आप और क्या दिखा सकते हो, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स दिखा सकते हो, सेल वॉल आप एनिमल सेल में नहीं दिखाओगे, प्लांट सेल में सबसे बाहर का लेयर सेल वॉल दिखाओगे। तो ये सब मेजर पॉइंट्स है, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स एज इट इज है, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस को यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस नाम देना, प्लांट सेल में सॉरी एनिमल सेल में गोल्गी अपैरेटस नाम देना, एनिमल प्लांट सेल में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, राइट। नाउ प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल. What is the difference between a prokaryotic cell and a eukaryotic cell? So here is a diagram. If you remember a prokaryotic cell is that cell which was formed long back. बहुत simple cell, बिल्कुल complexity नहीं, ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उसमें से पहले तो आपको मीनिंग समझना है, प्रो का क्या मतलब है। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का क्या मतलब है, न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, यू का मतलब है ट्रू, यू का क्या मतलब है ट्रू, और कैरियोटिक का क्या मतलब है न्यूक्लियस अगेन। सो ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब ट्रू न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ ये है जेनेटिक मटेरियल, याद है ये जेनेटिक मटेरियल है। जैसे एनिमल सेल में या फिर पहले हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर हमने कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे थे जिसे हम क्रोमैटिन बता रहे थे। तो इन केस ऑफ द सेल हियर वी हैव अ डायग्राम, यहाँ पर एक कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ये कवरिंग के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, कवरिंग के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ऐसे सेल जिसमें जेनेटिक मटेरियल के अराउंड एक सेपरेशन है, एक कवरिंग है जो बाकी चीजों को उनको सेपरेट करवाता है, ऐसे सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अनदर हैंड आप अगर ये सेल में देखो, ये सेल में ऐसे कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर ऐसे कोई कवरिंग प्रेजेंट है ही नहीं, सभी कुछ एक ही कंटेंट, एक सेल है उसके अंदर सब कुछ ऐसे डिस्पर्स्ड है। जैसे एक वन रूम है उसमें 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है, एक रूम है उसमें 4-5 लोग रह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है सबको अपना अपना स्पेस नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे के लिए विजिबल है, सब एक दूसरे के साथ इजी कांटेक्ट में है। बट ऑन अदर हैंड एक 3 BHK रूम है और 3 लोग रहते हैं, क्या होता है तीनों रूम के अराउंड, तीनों लोगों के अपने अपने रूम है और सबके अराउंड एक कवरिंग प्रेजेंट है। तो ऐसा सेल जिसमें सभी ऑर्गेनल के अराउंड कवरिंग प्रेजेंट है, जो सभी ऑर्गेनल को एक दूसरे से सेपरेट करता है, जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कवरिंग प्रेजेंट है, ऐसे सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अनदर हैंड एक ऐसा सेल जिसमें सभी कुछ एक ही सेल के अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। A cell which do not consist of membrane bound cell organelles or membrane bound nucleus, they are called as prokaryotic cell. So here we have a differentiation for prokaryotic and eukaryotic. जैसे प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे हमने देखा था ये कि ये जो सेल है, ये सेल में जेनेटिक मटेरियल ऐसे प्रेजेंट है उसके अराउंड कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, सभी कुछ एक दूसरे के साथ इजी कांटेक्ट में है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके जो न्यूक्लियस है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ न्यूक्लियस टर्म नहीं दे सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम बोलते हैं उसे न्यूक्लियोइड। ऑन अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पर जो डीएनए है सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीएनए प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल है ये यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है काफी लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। स्मॉल राइबोसोम प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में, लार्ज राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें कोई और सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम। एक ऐसा ऑर्गेनल, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल का वही डेफिनेशन दिया था कि प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डेफिनेशन किया था, डिफाइन किया था कि organelle or cell, a cell which do not consist of membrane bound cell organelles or membrane bound nucleus। तो membrane bound cell organelles प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, एक ऐसा ही एक ही सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में दिखेगा। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो सारे सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है, यूग्लिना, अमीबा
ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगल सेल, ये सब कुछ आता है यूकैरियोटिक सेल में. Prokaryotic cell have larger ribosome than eukaryotic cell. Is it true or false? Yes, it is true. Exactly true statement. Exactly true statement. Is it true? Prokaryotic cell have larger ribosome than eukaryotic cell. True है कि false है? Prokaryotic cells have smaller ribosomes than eukaryotic cells. So this statement is false. Give one example each of a prokaryotic and eukaryotic organism. Example क्या होगा prokaryotic organism के लिए? Bacteria, और eukaryotic organism के लिए plant cell, animal cell, fungal cell. All these are example of eukaryotic cell. Amoeba, protista, these are protozoans. Again, they are also example of eukaryotic cell. So that was all about the chapter. In this chapter we discussed about different organelles. Which all organelles we discussed? We discussed about mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles. Then what else? We also discussed about nucleus, chromosomes, chromatin, fibers. Then we in the beginning itself we discussed about plasma membrane, cell wall, cytoplasm. So that was all about the cell. ये सारे पार्ट सेल को फॉर्म करता है. Then at the ending we discussed about different type of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cells are the cells which have primitive nucleus. Eukaryotic cells are the cells which have true nucleus. Primitive nucleus in the sense they do not have membrane bound nucleus and membrane bound cell organelles. In case of eukaryotic cell, membrane bound nucleus and membrane bound cell organelles are present, right? So in case of prokaryotic cell, instead of using word nucleus, we use the word nucleoid. Now, which organelle is called powerhouse of the cell? It is, please, we will discuss the question. You are supposed to answer these question in the comment section, okay? Which organelle is called as powerhouse of the cell? What is cytoplasm plus nucleus called as? Name the organelle known as suicide bag of the cell. It's a kind of repetition for you. Which organelle regulates cell function and contains chromosomes? What is the chemical substance that constitute the gene? Gene के अंदर क्या क्या present होता है? Name the organelle that traps solar energy for photosynthesis. कौन सा organelle है जो photosynthesis करता है? Name the cell organelle absent in plant cell but present in animal cell. Differentiate. A prokaryotic cell has dash nucleus and a eukaryotic cell has dash nucleus. So I expect you to answer these questions in the comment section. Once you answer it, I would go through your comment section and I would let you know. I hope you're clear with this lecture. So that was one short regarding the chapter number 2 of Selena publication of 9th standard. Stay tuned. I will upload more lectures on the remaining chapters one by one as soon as possible. So thank you everyone for being part of this lecture.